हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है क्षितिज चौधरी। वेलकम टू न्यूक्लियस एकेडमी। आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन सा लेक्चर लेकर आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश करेंगे इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दें और इस लेक्चर में एक दो क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल के जो पैरेलल और सीरीज के जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस में हम पढ़ेंगे बेटा स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे बेटा सीरीज ऑफ पैरेलल। देन ट्रिक देखेंगे हम लोग। ट्रिक बड़ी प्यारी सी ट्रिक लेके आए हैं, विदाउट पोटेंशियल, बिना पोटेंशियल के आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट निकालोगे। बस शर्त ये रहेगी कि रेजिस्टेंस तुम्हारा किस में होना चाहिए बेटा, पैरेलल में होना चाहिए। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस करके हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बात करते हैं सबसे पहले करंट की। व्हाट इज करंट? तो आपको पता है कि करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना कितने यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा, 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा, दैट इज कॉल्ड करंट। बहुत इजी सा चीज था कि करंट हमें पता है क्या होता है सर। करंट हमें पता है कि सर करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना किसी यूनिट टाइम में, तो I इज इक्वल टू चार्ज का फ्लो होना किसी यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड करंट। चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ करंट, और एम्पियर इज आल्सो द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, अब बात यहां पर आके फंसती है कि सर करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो आपको पता होगा कि अगर हम सर्किट बनाते हैं अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं बेटा, तो सर्किट में मान चलो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी और यहाँ पर करंट 5 एम्पियर की जा रही है, तो सर्किट में हमेशा हम दिखाते हैं करंट की डायरेक्शन। तो सर इसका मतलब ये है कि करंट हमारी क्या वेक्टर क्वांटिटी है? भाई हमने करंट की डायरेक्शन दिखा दी और मैग्नीट्यूड भी लिख रहे, तो क्या सर ये करंट वेक्टर क्वांटिटी हुई? लेकिन हम जब इसको जोड़ते हैं करंट को, तो नॉर्मल वे में जोड़ देते हैं I1 प्लस I2। इसको बोलते हैं बेटा हम स्केलर एडिशन। नॉर्मल एडिशन को हम क्या बोल देते हैं, स्केलर एडिशन। मतलब है कि स्केलर एडिशन का मतलब कि बेटा ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। जनरली क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे कि व्हाट इज वेक्टर। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। एक तरफ ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखा रही है और एक तरफ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो एक्चुअल में सर ये है क्या? तो बेटा करंट is neither a vector quantity nor a scalar quantity, it is a tensor quantity। ये टेंसर क्वांटिटी होती है। आगे के लेक्चर या आगे इंजीनियरिंग वगैरह में आपको पता चलेगा टेंसर क्वांटिटी। अभी अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ करंट, तो आपको बस इतना बताना है कि भाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन में आएगा स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ दीज कांट बी से, तो आप क्या टिक लगा के आओगे, स्केलर क्वांटिटी टिक लगा के आना। तो करंट क्या है आपकी, करंट आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो बात करते हैं बेटा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट समझ में आ गया, बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की और पोटेंशियल एट अ पॉइंट की। पोटेंशियल डिफरेंस की और पोटेंशियल एट अ पॉइंट की। चलो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये हमेशा दिमाग में रखना, जो भी पोटेंशियल होता है वो हमेशा 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। इट इज हमेशा किसके लिए डिफाइंड होगा बेटा, ये हमेशा 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होता है। एक पॉइंट के लिए क्या सर डिफाइंड हो सकता है क्या? नहीं सर बेटा नहीं, ये एक पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं होगा। जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा। इसीलिए हम क्या निकालते हैं इसका बेटा, डिफरेंस निकालते हैं। सर थोड़ा फील दिलाओ इसका। चलो इसको फील दिलाते हैं आपको थोड़ा सा। चलो हमने लेट सपोज 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, तो हमने लेट सपोज 2 पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट ए माना और दूसरा पॉइंट हमने कितना मान लिया बेटा, बी मान लिया। ठीक है, इस बी पॉइंट पे हमने चार्ज क्यू को रख दिया, इस बी पॉइंट पे हमने चार्ज क्यू को रख दिया। अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करें सर, जाओ बी पॉइंट पे गए, पहले
चले गए। बी पॉइंट पे जाने के बाद हमने इस चार्ज को उठाया बी पॉइंट से, और बी पॉइंट से चार्ज उठाने के बाद कहां पे लाके रख दिया बेटा, ए पॉइंट पे रख दिया। क्या हमने कुछ वर्क डन किया? बिल्कुल। अब थोड़ा सा फील लो भाई, हमने करा क्या, इस बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट पे इस चार्ज क्यू को उठाया और कहां पे लाके रख दिया, ए पे रख दिया। मतलब कि हमने कुछ ना कुछ क्या किया बेटा, वर्क डन किया। हम वर्क डन कर पा रहे हैं, डेट मीन्स मेरे अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तभी हम उस काम को कर पा रहे हैं। कैसे कहते नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, बोर्ड्स में 95% ला पाओगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ये रेस जीत पाओगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर पाओगे। तो जनरली पोटेंशियल वर्ड दिमाग में आता है ना कि भाई पोटेंशियल किसी के अंदर है, दैट मीन्स वो वर्क डन कर पा रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब कि मेरे अंदर पोटेंशियल है ताकि हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब हम ला कहां से रहे हैं बेटा, बी से ए, तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए। कहां पे ला रहे हैं, ए पे, कहां से ला रहे हैं, बी से, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो पोटेंशियल फाइनल, पोटेंशियल ए जहां पर ला रहे हैं और जहां से ला रहे हैं, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। कहां से ला रहे हैं हम चार्ज को बेटा, बी से ए, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय जो चार्ज ला रहे हैं उस चार्ज को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या निकल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट ले लिया बेटा 2 पॉइंट, कोई दिक्कत? और अब इस 2 पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, चार्ज को रख दिया। करेंगे क्या सर हम लोग, बेटा यही काम करेंगे, 2 पॉइंट पे जाएंगे, इस चार्ज को उठाएंगे और 1 पॉइंट पे लाके रख देंगे। तो 2 पॉइंट पे गए, चार्ज को उठाए और कहां पे लाके रख दिए बेटा, 1 पॉइंट पे रख दिए। तो लिखते हैं इसको, पोटेंशियल फाइनल कौन सा होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 2, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम 2 to 1 डिवाइडेड बाय जो चार्ज ला रहे हैं उससे हम क्या कर देंगे, इससे बेटा डिवाइड कर देंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आया, पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, पोटेंशियल हमेशा किसी 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम समझ में आ रहा होगा। चलो आगे क्या था बेटा, उसके बाद जनरली हमने स्लाइड में एक और चीज लिखा था, लिखा यह था बेटा कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सर गलत बात है, गलत बात है सर, आपने तो बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड है। तो यहां पर एट अ पॉइंट का मतलब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे सर, गलत बात। यस, हम किसी एक पॉइंट का भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं सर, लेकिन अभी तो आपने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, 2 पॉइंट के लिए निकलता है, गलत बात है सर। तो बेटा साइंटिस्टों ने इसको डिफाइंड किया है, 1 पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल डिफाइंड किया है। सर कैसे डिफाइंड करा है, जरा समझो, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने 2 पॉइंट के लिए ही डिफाइंड किया, लेकिन 1 पॉइंट को कैसे तैसे कर क्या कर दिया, 0 कर दिया। समझ में नहीं आया सर? आएगा बेटा, देखो जरा, मान के चलो पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं ना, क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम डिफाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट? चलो इधर देखो, एक पॉइंट हमने मान लिया ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम मान रहे हैं बेटा इंफिनिटी। क्या ये 2 पॉइंट है क्या? यस सर, हाँ ये 2 पॉइंट है, दिख रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इंफिनिटी पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। हमने कहा कि भाई हमने इंफिनिटी पर एक चार्ज को रख दिया, ठीक है सर, इंफिनिटी पे हमने चार्ज पे गया, इंफिनिटी पे गए, इस चार्ज को उठाए सर, और चार्ज को उठाने के बाद कहां पर ले आए, ए पॉइंट पर ले आए। तो अब हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सर कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय जो चार्ज को हम इंफिनिटी से ए लाए उससे हम क्या कर दिए बेटा, डिवाइड कर दिए। बड़ी चालाकी से एट अ पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमने दूसरा पॉइंट क्या मान लिया, इंफिनिटी मान लिया। इसलिए माना क्योंकि हमें पता है
पोटेंशियल इंफिनिटी का डिफाइंड नहीं होता है, तो ये हमने जीरो ले लिया। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमारा निकल आया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। बड़ी दिमाग लगाया और दूसरा पॉइंट हमने क्या मान लिया बेटा, इंफिनिटी। समझ रहे हो, साइंटिस्ट के पास दिमाग, एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकल ही नहीं सकता, हमेशा आपको दो पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा। अगर वो पूछा है कि भाई इस पॉइंट का निकाल लो, तो दूसरा पॉइंट आपको मानना पड़ेगा इंफिनिटी पर। भले ही आप उस इंफिनिटी वाले पॉइंट को जीरो कर लो, लेकिन मानना दो पॉइंट मानना ही पड़ेगा, 2 पॉइंट्स मानना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता है। बोला एक पॉइंट में है, निकाला भी एक पॉइंट पे है, बड़ी चालाकी से, बड़े चुप्पे से इसने दूसरा पॉइंट इंफिनिटी मान के क्या कर दिया, पोटेंशियल को जीरो कर दिया। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की समस्या नहीं होगी। चलो बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, इसके बाद कौन सा था स्लाइड में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया अच्छे से, पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, चलो बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, इसी में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक। ओम्स लॉ होता है बेटा, अंडर ऑल फिजिकल कंडीशन सेम लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्या होता है, अंडर ऑल फिजिकल कंडीशन इज सेम, अंडर ऑल फिजिकल, अंडर ऑल फिजिकल कंडीशन इज सेम, या फिर कांस्टेंट मान सकते हो उसको, कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर प्रेशर, लाइक टेम्परेचर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर is directly proportional to the current, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बोलता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, पोटेंशियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा करंट का, थोड़ा सा, पोटेंशियल काम क्या करता है बेटा, पोटेंशियल क्या चार्ज बनाता है, किस कोई भी सेल या कोई भी बैटरी अपने अक्रॉस पोटेंशियल बनाती है, अपने अक्रॉस क्या बनाती है, पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल काम क्या करता है बेटा, क्या चार्ज को बनाता है, नहीं, पोटेंशियल चार्ज को बनाता नहीं है, पोटेंशियल चार्ज को चलाता है सर्किट में। पोटेंशियल क्या करता है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि चार्ज क्या हो सके, सर्किट में चल सके। तो पोटेंशियल जनरली चार्ज को चलाता है, और जितना ज्यादा चार्ज चलेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या बेटा कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, अंडर ऑल फिजिकल कंडीशन इज सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है R और I। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, पता ही है कि R को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो V इज इक्वल टू आई आर, जनरली हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, V फॉर पोटेंशियल, I फॉर करंट और R इज अ रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ की। चलो, तो हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, चलो
रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस सर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which obstruct the flow of करंट। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोके बहने से सर्किट में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब भी समझ में आ रहा है, कोई चीज रेजिस्ट कर रही है, तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है बेटा? फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। ठीक है सर, फ्लो ऑफ करंट को ये रेजिस्ट करता है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, अगर हम कंडक्टर का लेंथ को बढ़ा दें, क्या हुआ भाई, गिर जाओगे क्या? अगर हम कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा देते हैं, कंडक्टर के अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के बताना जरा। अगर हम कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दें तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या? हाँ भाई बढ़ जाएगा। मान के चलो हमने एक वायर लिया, वायर को, एक छोटा वायर है एक लंबा वायर है, एक छोटा वायर एक लंबा वायर, दोनों में हमने करंट को फ्लो कराया। एक छोटे वायर में करंट फ्लो कराया तो उसको कम टाइम लगा करंट को फ्लो करने में, एक लंबे वायर में हमने करंट को फ्लो कराया, मतलब करंट का मतलब क्या है बेटा? चार्ज फ्लो हो रहा, तभी तो करंट बन रही है। एक लंबे वायर में हमने चार्ज को फ्लो कराया। अब जब लंबे वायर में हमने चार्ज को फ्लो कराया तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसको फ्लो करने में, टाइम ज्यादा लग रहा है। आपको पता है कि चार्ज जो होंगे वो अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं उसके अंदर, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो मतलब वो ज्यादा कोलिजन करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस तुम्हारी क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे समझो ना कि रेजिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अरे भाई लंबा वायर है, लंबा वायर में ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज को फ्लो होने में, और ज्यादा अंदर वायर के अंदर टाइम लगेगा तो वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, आपस में लड़ेंगे बढ़ेंगे, तब वो आगे फ्लो करेंगे, लड़े भिड़ेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। ठीक है, दूसरा होता है बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ऐसे समझो, एक बहुत पतला वायर निकाल लिया हमने, एक बहुत पतला वायर ले लिया, एक बहुत मोटा वायर ले लिया, ऐसे समझो, छोड़ो ऐसे समझो, मान के चलो एक दरवाजा है, एक तुम्हारा दरवाजा है, उस दरवाजे से 1,00,000 लोग निकल रहे हैं। बताओ उस दरवाजे से हमने क्या करा? 1,00,000 लोगों को निकाला। अब क्या ब्लॉकेज आ जाएगा क्या गेट पे? मतलब बिल्कुल सही बात है सर, उस गेट पे क्या आ गया आपका? ब्लॉकेज आ गया। अब ऐसे समझो, एक दरवाजा है और उस दरवाजे में से हमने केवल 2 लोगों को निकाला, क्या आराम से फ्लो होगा क्या? आराम से 2 लोग आराम से निकल जाएंगे क्या? अरे हाँ सर आराम से निकल जाएंगे। मतलब कि ऐसे समझो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा, कोलाइड कम करेंगे, आराम से फ्लो करेंगे भैया, लड़े भिड़ेंगे कम। लेकिन इसी पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कम कर दिया, ज्यादा लड़े भिड़ेंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, है ना? तो जनरली एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम होगा, और लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। इसको कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रो, एल डिवाइडेड बाय ए। और रो को हम क्या बोलते हैं बेटा? अरे बोल दो भाई, क्या बोलते हैं हम लोग? सर हम कैसे बोलें? रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होती है? आर ए डिवाइडेड बाय एल, इसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले में हम लोग पढ़े थे बेटा, पिछले में हम लोग पढ़े थे, कहाँ गया भाई हमारा ओम्स लॉ? हमारा ओम्स लॉ लगता है गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर थे ना हम लोग, ये हो गया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो ये हो गया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बात करते कि हम लोगों ने देख लिया था भाई कि रेजिस्टेंस जनरली क्या होता है तुम्हारा? रो एल अपॉन ए होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? रो एल अपॉन ए।
ये है ना हमारा, हाँ रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रो एल अपॉन ए। चलो बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस हमारा ये होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द, इसको हटा दो, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो V था बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, करंट के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था, क्या आया था तुम्हारा, रेजिस्टेंस। तो R को हम क्या V डिवाइडेड बाय I लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस को हम V डिवाइडेड बाय I लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस क्या पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, नहीं सर। रेजिस्टेंस क्या करंट पे डिपेंड करती है, नहीं सर। रेजिस्टेंस ना पोटेंशियल पे डिपेंड करती है ना ही करंट पे डिपेंड करती है बेटा। रेजिस्टेंस हमने बताया है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ना ही करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तुम्हारी लेंथ पे डिपेंड करती है कंडक्टर के, और एरिया पे मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफ की थोड़ा। इसके बाद हमारा क्या था, ग्राफ था। ये तो समझ में आ गया करंट क्या होता है, बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ओम्स लॉ भी समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं बेटा हम लोग क्या, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। चलो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, चलो यहीं पे देखते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, चलो ग्राफ लिख देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। हाँ चलो भैया, ग्राफ, ग्राफ चलो। ये हमने एक्स एक्सिस पे बेटा रख दिया करंट को, और वाई एक्सिस पे हमने रख दिया किसको, पोटेंशियल को रख दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस थीटा एंगल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। पता होगा आपको कि भाई जो जितना चढ़ाई पे चलता है उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड स्लोप, उसको हमने स्लोप बोल दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। चलो एक पॉइंट हमने इस पे कंसीडर करा और दूसरा पॉइंट हमने इस पे कंसीडर करा, दो पॉइंट इस लाइन पे हमने कंसीडर कर लिए। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमने इसको करा, डाला तो ये V1, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमने इस ग्राफ को प्रोजेक्शन लिया तो ये हमारा आया V2, और वही पॉइंट हमने एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लिया तो ये आया तुम्हारा I1, और ये आया तुम्हारा, अरे बोलो भाई, I2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा क्या, बिल्कुल सर ये भी एंगल थीटा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम इस ट्राइंगल को अलग बना देते हैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है इसकी वाई में, ये पूरी डिस्टेंस क्या V2 है क्या, हाँ सर ये पूरी डिस्टेंस V2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, V1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा आपकी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, V1 होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस V2 में से V1 हटा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आई होगी आपकी, ये वाली वैल्यू आई आगे आपकी V2 माइनस V1। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी तरह हम इसको करते हैं, इस स्लोप को हटाते हैं, तो समझ में आ गया ना, इस स्लोप को हटाते हैं, इस स्लोप को हटाते हैं। चलो चलो ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा I2, ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा I1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी I2 माइनस I1। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें पता चल गई, ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी, इसी के बराबर है I2 माइनस 1। इस ट्राइंगल को हम अलग बना देते हैं। चलो इस ट्राइंगल को हमने अलग बना दिया, ठीक है।
ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा AC की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? AC की वैल्यू आई थी सर V2 माइनस V1, ठीक है। और BC की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? तो BC की वैल्यू सर आई थी I2 माइनस I1। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। यस सर। परपेंडिकुलर कितना है सर? तो परपेंडिकुलर है सर AC, और बेस कितना है सर? तो बेस है हमारा BC। और AC की वैल्यू कितनी है? V2 माइनस V1, और BC की वैल्यू कितनी है बेटा? I2 माइनस I1। सर ये कुछ नहीं है, V2 माइनस V1 दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट I2 माइनस I1 दैट इज अ करंट। तो इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल्टा V डिवाइडेड बाय I। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अ रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, इट इज अ रेजिस्टेंस। तो डेल्टा V डिवाइडेड बाय I क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है, V अपॉन I। यही तो बताया, V अपॉन I इज अ रेजिस्टेंस। तो समझ में आया कि V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होगा, V वर्सेस I ग्राफ का, सॉरी, V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपका क्या देगा बेटा? रेजिस्टेंस देगा। दिमाग में रखना, V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होगा रेजिस्टेंस देगा। मतलब कि V और I ग्राफ का स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। कैसे पहचानेंगे सर? तो चलो बताना जरा। ये हमने बना दिया V और I ग्राफ, ठीक है। हमने बना दिया, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है और एक रेजिस्टेंस R3 है। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो आपको पता है एक सर कि V और I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस बताता है, मतलब ये रेजिस्टेंस है। तो जिसका स्लोप ज्यादा, मतलब जिसका एंगल ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है सर। तो इसका हमने ले लिया θ1, इसका ले लिया एंगल θ2 और इसका एंगल ले लिया बेटा θ3। तो किसका एंगल ज्यादा है? तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो एंगल θ1 ज्यादा है, तो मतलब रेजिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 3। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? तो V और I ग्राफ का जो स्लोप होता है, दिमाग में रखना, वो क्या देता है बेटा? रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ, यहाँ पे हम नोट डाल के लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नोट डाल के लिख दे रहे हैं, अपने दिमाग में रख लेना। स्लोप ऑफ V I ग्राफ gives रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। होप समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भी हमारा हो गया, स्लोप ऑफ VI ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। देन उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रिक के ही क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अच्छा बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है? ओम। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, ओम से हम लोग डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। ये बात आपको पता होगी। तो जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ेंगे। एक होगा बेटा हमारा सीरीज और एक होगा हमारा पैरेलल। एक होगा हमारा सीरीज और एक होगा हमारा पैरेलल, ठीक है। पैरेलल, ठीक है, एक होगा हमारा पैरेलल। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन बड़ा आसान है। जब रेजिस्टेंस तुम्हारे आपस में सीरीज में जुड़े हो, जब रेजिस्टेंस तुम्हारे आपस में सीरीज में जुड़े हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे
सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेट देम R1, लेट देम नेम R1, R2, R3 एंड R4 एंड सो ऑन, Rn तक रेजिस्टेंस हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। आपको दिमाग में रखना है बेटा, अब इसमें दिमाग में क्या रखना है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उसमें हर रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट होती है। करंट तुम्हारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये तो पैरेलल का सर आप बता दिए, हाँ सही बात है, पहचान तो लिए तुम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तुम्हारी क्या होती है, सेम होती है, दिमाग में रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तुम्हारी सेम होती है, ठीक है। कमेंट में करने लगोगे भी तो सर पैरेलल डिफरेंट आपने लिख दिया है। करंट क्या होती है, सेम होती है, यस। पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा पोटेंशियल क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, पोटेंशियल आपका डिफरेंट होता है। तो दिमाग में रखना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या होगी, हर रेजिस्टर में कैसी होगी बेटा, सेम होगी, लेकिन हर रेजिस्टर में पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा, हर रेजिस्टर में पोटेंशियल आपका डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इसमें करंट आई जा रही है, अगर इसमें करंट आपकी आई जा रही है तो यहाँ पर तुम्हारी इसमें भी रेजिस्टेंस में भी करंट कितनी जाएगी सर, आई जाएगी। इसमें भी करंट कितनी जाएगी सर, आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, लेकिन हर में पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो गया, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V2, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V3, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V4 हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल सीरीज में अलग अलग होता है और करंट कैसी होती है बेटा, सेम होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हम एक रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस हमने ले लिया R3, ठीक है। इसको हमने किसी V पोटेंशियल से, बैटरी से जिसका पोटेंशियल V है, जोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से करंट हमारी आई जा रही है, करंट हर रेजिस्टेंस में क्या होगी बेटा, सेम होगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, इन सारे रेजिस्टेंस को हमने एक बक्से में बंद करके रख दिया, तो हमने बोला कि इन सारे रेजिस्टेंस को हमने बक्से में बंद करा और एक साथ रख दिया, तो इसको हमने क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट। अरे बोल दो भाई, R इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इस पे यहाँ पे पोटेंशियल V है, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, ठीक है, इस पे पोटेंशियल V होगा और पोटेंशियल ड्रॉप इस पे कितना होगा बेटा, करंट कितनी जा रही है, I इंटू R इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा सर, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप लेट देम V1, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा सर, V2, और इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा सर, V3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब R1 रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया होगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तुम्हें पता है कि जो V नेट होगा वो किसके बराबर होगा, इन तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप का सम होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V की जगह पे हमने क्या लिख दिया, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह पे हमने रख दिया I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, I मर गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे बोलो भाई समझ में आया क्या। तो जब सीरीज में तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा तो तुम रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होप समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ ये कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें करंट जा रही है, ये R1
R2 R3 ये जुड़ा होगा तुम्हारा किसी V पोटेंशियल के बैटरी से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन तुम्हारा बनता है। तुम्हें दिमाग में रखना होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा पोटेंशियल क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा जो पोटेंशियल होता है हर रेजिस्टर में बेटा सेम होगा, और करंट तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी डिफरेंट होगी। करंट तुम्हारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सीरीज में क्या होता है बेटा, हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है, पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट। अरे भाई क्या दिखाया था, यही तो बताया था। सीरीज में करंट तुम्हारी हर रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी, पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस में सेम होगा और करंट क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। मतलब ये जो करंट जा रही है I1 I2 यहां पर आके रुक जाएगी। अब यहां पर आके रुकने के बाद इसको तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो कहेगी भैया हमको तोड़ दो। इस वाले रास्ते से I1 निकल गई, इस वाले रास्ते से I2 निकल गई, इस वाले रास्ते से I3। ये I1 I2 I3 ये तीनों यहां पर आके मिली और क्या बना दी बेटा, टोटल करंट I बना दी। मतलब जी I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हम ओम्स लॉ भी लिख दे रहे हैं साइड में। V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, IR। I इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, V डिवाइडेड बाय R। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अच्छा हम इस सारे रेजिस्टेंस को एक बक्से में बंद कर दिया, इस सारे रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, एक बक्से में बंद करके R इक्विवेलेंट निकाल लिया, R इक्विवेलेंट। चलो बहुत बढ़िया। करंट तुम्हारी आई जा रही है, भागो कीड़े भाग जाओ, चलो भाग गया कीड़ा। क्या हो गया, आई तुम्हारी करंट जा रही है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है। चलो यहाँ पे जो करंट निकला बेटा, करंट कितना होगा तुम्हारा, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। पोटेंशियल R इक्विवेलेंट का भी क्या होगा, इतना ही होगा, V होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, R V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 कितना होगा तुम्हारा, तो सर I1 होगा तुम्हारा V डिवाइडेड बाय R1, I2 होगा सर V डिवाइडेड बाय R2, I3 होगा सर V डिवाइडेड बाय R3। अरे बोल दो भाई, तो I1 की जगह पे हमने लिख दिया V डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2 की जगह पे लिख दिया V डिवाइडेड बाय R2, I3 की जगह पे लिख दिया V डिवाइडेड बाय R3। V कॉमन होके मर गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया तुम्हारी पैरेलल की कहानी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। होप समझ में आया होगा कि सीरीज में करंट हर रेजिस्टेंस में सेम होती है, पोटेंशियल क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। पैरेलल में पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस में सेम होता है और करंट क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है। यस बिल्कुल, माइक चल रहा है, ऑन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक सर, ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक में हमने निकालना है कि बिना पोटेंशियल के हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, पर रेजिस्टेंस किसमें होना चाहिए, पैरेलल में चाहिए, ये शर्त है हमारी। सीरीज में मत करने बैठ जाना, सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, फंस जाओगे बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं, ये ट्रिक को थोड़ा सा समझते हैं ना, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिक को समझते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज माई क्वेश्चन, यस 10th पे है क्वेश्चन। चलो ट्रिक को पहले हम लोग समझते हैं, ट्रिक को हम लोग समझते हैं। चलो मान के चलो बेटा, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है तुम्हारा, अरे बोलो भाई, पैरेलल रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से करंट तुम्हारी आई जा रही है, यहां पर आने के बाद करंट तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी, क्या इसमें I1 चली जाएगी, इसमें I2 चली जाएगी, इसमें I3 चली जाएगी। यहाँ पे आने के बाद फिर ये टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना बना लेगी, टोटल करंट I बना लेगी। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने पोटेंशियल इसमें नहीं दिखाया, पोटेंशियल हम गायब कर दिया, और बिना पोटेंशियल के हेल्प से हम इसमें और इसमें बेटा क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलो ठीक है,
एक काम करो, पहला इक्वेशन लिखो तुम, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I, लेट देम इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन इसे बना लेना, ठीक है सर। अच्छा, इसमें करंट I1 गई तो इस पे I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? I1 की वैल्यू होगी सर V डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। इस पे I2 की वैल्यू कितनी होगी? I2 की वैल्यू होगी सर V डिवाइडेड बाय R2। I3 की वैल्यू कितनी होगी? V डिवाइडेड बाय R3। सर V सेम क्यों? बताया नहीं था गधे, V बताया था कि भाई पैरेलल में पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, V सब में पोटेंशियल सेम होगा। मत दो, पोटेंशियल हमको सेम रखना ही है। सर मजा आ रहा है। I1 इज टू I2 इज टू I3 कर दो। I1 की वैल्यू कितनी है? V डिवाइडेड बाय R1 इज टू। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा? V डिवाइडेड बाय R2 इज टू। I3 की वैल्यू कितनी है बेटा? V डिवाइडेड बाय R3। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। V तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा अगर V से कर दोगे हर जगह डिवाइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3। बहुत बढ़िया। एक इक्वेशन इसको दिमाग में रखना, दो इक्वेशन दिमाग में रखना, बहुत काम की इक्वेशन है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I, V को कॉमन लेके उड़ा दिया। I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3। इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन को दिमाग में रखना, आराम से निकलेंगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करके दिखाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि यहां पर 6 एम्पियर की करंट जा रही है। तुम्हें बताना है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में तुमको क्या निकालना है? करंट की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं करंट की वैल्यू। सबसे पहला इक्वेशन क्या लिखना है बेटा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल करंट कितनी जा रही है ये, ठीक है। ये था, तो यहाँ पे तो दो ही करंट है, यहाँ पर तो दो ही करंट है, यहाँ पर तो दो ही करंट है सर। ये 6 एम्पियर की है, 6 एम्पियर की करंट है सर। यहाँ पर जाएगी तो सर ये I1 में टूट गई, यहाँ पर गई तो I2 में। यहाँ पर I1 और I2 मिला तो I1 प्लस I2 किसके बराबर होना चाहिए? 6 एम्पियर। अरे 6 एम्पियर जितनी आएगी उतनी ही जाएगी, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, ये था ना। तो अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा? I1 इज टू I2 इज टू I3 लिखना है हमें। चलो लिखते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखा हमने I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। अरे I3 तो है ही नहीं सर, इसको भी उड़ाइए, दो ही करंट निकालनी है हमें। इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज टू 1 अपॉन 6। कोई दिक्कत? 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस ये दोनों इक्वेशन आपने लिख दिया, काम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक काम करो, इसको फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो I1 इज टू I2 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन से हटाते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 इज टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 इज टू 3। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम निकालते हैं I1 करंट। देखो I1 करंट निकालते हैं बेटा, ये आप छोटी क्लास में पढ़े होगे, छोटी क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन में आप पढ़े होगे, भूल जाते हैं बच्चे, खैर वो बात अलग है, सीख लोगे। I1 निकालते हैं, इस तरह लिख दिए, बिल्कुल इस तरह लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 6 से, यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो 2:1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमको I1 निकालना है, कुछ मत करो, I1 निकालना है, 2 को पकड़ो, 2, ठीक है, पकड़ लिया 2 को। I1 निकालना है, 2 को पकड़ा, I1 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड में 3। टोटल करंट कितनी है बेटा? 6। इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 3, 3 2 6, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 2 4 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया। I2 की वैल्यू निकालनी है आपको, I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 निकालनी है तो 1 को पकड़ो, 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल कर दो, तो 2 + 1 3
इनटू टोटल करंट कितनी है बेटा 6, कट गया तो 3 1 3 3 2 6, कितनी आ गई तुम्हारी 2 एम्पियर। जरा चेक करो I1 प्लस I2 दैट मीन्स 4 प्लस 2 दैट मीन्स कितनी आ गई बेटा 6 एम्पियर आ गई। तो मतलब कि ये ट्रिक हमारी काम की है। कोई दिक्कत की बात हो बापू, दिक्कत ज्यादा नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। I1 निकालना है 1, सॉरी I1 निकालना है 2, इन दोनों का सम से डिवाइड कर दो और टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। I2 निकालना है 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल और इनटू ये टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो सीरीज में हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम क्वेश्चंस ढेर सारे करवाएंगे, केवल क्वेश्चंस रहेंगे वो सीरीज और पैरेलल के, और उसमें एक कॉन्सेप्ट रहेगा पावर का, पावर एनर्जी डेसिपिएटेड, मतलब जूल्स हीट पढ़ाएंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाएंगे। इतना होप समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चा लोग।